हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत 1857 का विद्रोह है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग 1857 के विद्रोह के अंतर्गत ये जानेंगे कि 1857 का विद्रोह होने के पीछे कारण क्या थे। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जानेंगे कि इसका प्रसार जो है वो किस तरीके से हुआ था, इसका स्वरूप क्या था और इसके प्रभाव क्या हुए। 1857 के बाद के कौन कौन से महत्वपूर्ण राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए, ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर ये होता है कि 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो उस टाइम पे गवर्नर कौन थे। तो याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। ये वाला चीज़ आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना है क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो विद्रोह है वो ब्रिटिश शासन के पिछले 100 वर्षों के कुशासन का परिणाम था। आप जब भी 1857 के विद्रोह से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो भूमिका में जो है वो ये लाइन ऐड कर सकते हैं कि जो 1857 का विद्रोह था वो ब्रिटिश शासन के पिछले 100 वर्षों के कुशासन का परिणाम था। आगे देखिए, लिखा है कि अंग्रेज सरकार भारत पर शासन करने के क्रम में प्रारंभ से ही यहाँ की रियासतों को अधीनस्थ बनाती चली गई। इसके लिए भिन्न भिन्न नियम अपनाए गए। क्लाइव पहला व्यक्ति था जिसने फ्रांसीसी पदाधिकारी डुप्ले से प्रेरणा ली थी। फिर है, और भारतीय राजाओं से अपनी सेना को पलवाने के लिए उनसे सहायक संधि कर लिया। आप लोगों को पता होना चाहिए, रॉबर्ट क्लाइव जो है वो पहला व्यक्ति था जिसने की सहायक संधि की थी। और जो बोलते हैं ना कि सहायक संधि का बेसिकली जनक वो डुप्ले को कहा जाता है। याद रखिएगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। याद रखिएगा, 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था उसको वो बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये किसके बाद आया था? ऑब्वियस ही बात है कि 1857 के विद्रोह के बाद आया था। 1857 के विद्रोह के बाद एक अन्य महत्वपूर्ण एक्ट था इंडियन सिविल सर्विस एक्ट, फिर था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। याद रखिएगा, ये तीनों जो है वो 1857 के पश्चात होने वाले महत्वपूर्ण एक्ट हैं। आगे देखिए, लिखा है वॉरेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि इसे घेरे की नीति में परिवर्तित कर दिया, यानी रिंग फेंस की नीति में। कभी कभी ये भी पूछता है कि जो घेरे की नीति है उसके जनक कौन है, तो वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका तात्पर्य था कि अपने पड़ोसी की सीमा को सुरक्षित करो, तुम स्वयं सुरक्षित हो जाओगे। रिंग फेंस की नीति का क्या मतलब था? घेरे की नीति का मतलब कि अगर हम अपने पड़ोसी की सीमा को सुरक्षित करते हैं तो हमारे में भी क्या हो जाती है, हमारी सीमा भी स्वयं सुरक्षित हो जाएगी। अर्थात देसी राज्यों को बफर राज्य के रूप में इस्तेमाल किया गया, जैसे अवध को रुहेलों और मराठों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर आप इसको रियल लाइफ एग्जाम्पल में देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि मान लीजिए कि आपके पड़ोसी पर आक्रमण होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपके घर के ऊपर भी पड़ेगा। बट अगर आपके पड़ोसी, आपके नेबर जो है वो क्या है, सुरक्षित है, तो आप भी सुरक्षित रहेंगे। अब आगे देखिए, वेलेजली ने भारत पर आने वाले जो सहायक संधि है उसका क्या कर दिया, विस्तार कर दिया। उसने पहली सहायक संधि हैदराबाद के निजाम से की 1798 में। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में बहुत बार पूछा जाता है बहुत से एग्जाम में कि पहली बार सहायक संधि किससे की गई थी, तो हैदराबाद के निजाम से की गई थी। फिर सेकंड में मैसूर, फिर पेशवा, फिर भोसले, सिंधिया इत्यादि से आगे होते रहा। फिर देखिए, सहायक संधि में देसी नरेशों को दरबार में अंग्रेजी सेना रखनी थी जो ब्रिटिश रेजिडेंट के हवाले होती थी। धीरे धीरे ये रेजिडेंट दरबारी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। वैदेशिक मामले अंग्रेजों के कर दिए गए। फिर लिखा है, अंग्रेज विरोधी सभी लोग निकाल दिए गए। अंग्रेजों के अनुमति के बिना देशी नरेश युद्ध, संधि और समझौता कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसा सहायक संधि में शर्तों के रूप में लागू हुआ था। अब आगे देखिए, इस संधि के विषय में यह कहना था कि हमने तोप का एक ऐसा गोला भारतीय राजाओं के महलों में रख दिया है जिसमें जब भी चाहे विस्फोट करा दो। फिर उसके बाद देखिए, सहायक संधि अपना असली रूप दिखाएगी और उनसे जिन भारतीय राजाओं की सुरक्षा का जिम्मा लिया है उन्हें ही खा जाएगी। फिर देखिए, 1813 तक अंग्रेज हिंदुस्तान के अधिकांश क्षेत्रों को जीत चुके थे। उस समय अधीनस्थ संघ की नीति अपनाई गई थी। कौन सी नीति? अधीनस्थ संघ की नीति। यहाँ बड़ी की मात्रा होगी, अधीनस्थ संघ की नीति। देखिए, लिखा है, देशी राज्यों को विश्वास दिलाया गया कि उनका अस्तित्व जो है वो बना रहेगा, किंतु इस पर अमल नहीं किया गया। मतलब उन लोगों के साथ क्या कर दिया गया बाद में,
विश्वासघात कर दिया गया। फिर देखिए वर्ष 1818 में मराठा संघ जो है वो बंद कर दिया गया। विलियम बेंटिक ने 1831 में मैसूर, 1832 में कछार, 1834 में कुर्ग, 1835 में जयंतिया का विलय कर दिया। फिर उसके पश्चात क्या होता है कि 1834 और उसके बाद 1841 में लंदन के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रियासतों के विलय की अनुमति दे दी। लॉर्ड ऑकलैंड ने 1839 में कुर्नल, मंडावी, फिर 1840 में कोलाबा और जालान का क्या कर दिया, विलय कर दिया। अब आगे देखिए राजस्थान की करौली रियासत का भी विलय किया गया, परंतु बाद में इसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने रद्द कर दिया। डलहौजी के भारत आगमन के पश्चात डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स यानी हड़प नीति व्यवगत सिद्धांत को आगे बढ़ाया गया। इसके तहत क्या होता था, हड़प नीति के अंतर्गत, इसके अंतर्गत जो गोद लिए पुत्र होते हैं, जिसे कि हम दत्तक पुत्र कहते हैं, उसको क्या कर दिया गया, उत्तराधिकार देने से मना कर दिया गया। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कुशासन और विजय जैसी नीतियों को आधार बनाया गया। 1848 में दत्तक पुत्र गोद लेने की मनाही के आधार पर सतारा का विलय कर दिया गया, किसमें, ब्रिटिश राज्यों में। फिर 1849 में जैतपुर, संभलपुर, उड़ीसा, 1850 में बघाट, 1851-52 में उदयपुर, छत्तीसगढ़, और 53 में झांसी और नागपुर का क्या कर लिया गया, ब्रिटिश राज्यों में विलय कर दिया गया। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक की स्टोरी जो वो समझ में आई होगी। उसके पश्चात क्या होता है कि डलहौजी ने तंजौर और कर्नाटक के नवाबों की उपाधि छीन ली। फिर है कि अवध को कुशासन के आधार पर 1856 में विलय कर लिया गया। अवध के विलय के लिए 3 रिपोर्ट को आधार बनाया गया था। पहला हो जाता है पादरी बिशप हैदर रिपोर्ट, फिर हो जाता है अवध के रेजिडेंट कर्नल स्लीमैन रिपोर्ट, उसके बाद है रेजिडेंट आउटरम रिपोर्ट। देखिए कुछ लेखकों का कहना है, कुछ लेखकों ने अवध के विलय को महान डकैती कहा है। क्या कहा है, अवध के विलय को महान डकैती कहा है। ये सारी चीजें आप लोग आंसर राइटिंग में यूज करेंगे। फिर देखिए आगे लिखा है कि उसके अनुसार अवध में कुशासन का जो कारण है वो अंग्रेज ही थे, और जहां तक किसानों की शोषण की बात है तो इसकी वजह महालवाड़ी व्यवस्था थी। विद्रोह के पूर्व ही लगभग 14,000 प्रार्थना पत्र किसानों के अंग्रेजों के पास आए थे। अवध के रेजिडेंट आउटरम ने डलहौजी को लिखा था कि अवध का प्रत्येक किसान परिवार बिना ही किसी झिझक के अंग्रेजों को सैनिक उपलब्ध करवाता है, अर्थात सैनिक जो है वो एक वर्दीधारी किसान थे। कहा जाता है कि अवध के विलय ने सिपाहियों के वफादारी को झकझोर दिया और उन्हें लगा कि जो शक्ति हमने कंपनी को प्रदान की है उसी शक्ति से कंपनी हमारा अब विनाश कर देगी। अंग्रेजों ने मुगल सम्राट के साथ प्रारंभ से ही ढोंग बना के रखा था। मुगल सम्राट अपनी शक्ति खो चुका था उस टाइम पे, और 1803 में वेलेजली ने दिल्ली में अपने दिल्ली को क्या किया, अपने नियंत्रण में ले लिया और मुगल सम्राट को 12 लाख रुपए वार्षिक पेंशन के रूप में एक बेसिकली बोला जाए तो निर्धारित कर दिया। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो चार्ल्स मेडकॉफ है वो मुगल सम्राट अकबर शाह से बराबरी के स्तर पर मिला। बहादुर शाह जफर के समय पर अंग्रेजों ने पेंशन बढ़ाने के नाम पर बहादुर शाह के सारे अधिकार माने। लॉर्ड एलनबरो के समय पर मुगल सम्राट को नजराना पेश करना जो है वो बंद कर दिया। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि मुगल सम्राट मिर्जा जबा बख्श को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अंग्रेजों ने मान्यता ही नहीं दी, बल्कि मिर्जा फखरुद्दीन को अंग्रेज पसंद करते थे और वे युवराज के बदले उसे दिल्ली से हटाना चाहते थे, और 1854 में क्या हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। मुगल सम्राट ने एक बार पुनः जमा बख्त को युवराज बनाने के लिए कहा, किंतु अंग्रेजों ने मिर्जा कोयाश को युवराज के रूप में स्वीकार कर लिया। अब देखिए आगे क्या होता है इन शर्तों के साथ कि वो क्या करेगा, बादशाह की जगह शहजादा कहलाएगा, दिल्ली का लाल किला उसे छोड़ना होगा, 1 लाख की जगह 15,000 इसको मासिक पेंशन प्राप्त होगी। आगे देखिए लिखा है अलेक्जेंडर डफ के शब्दों में, मुसलमानों को यह लगने लगा कि अंग्रेज तैमूर के वंश को नीचा दिखा रहे हैं। 1857 के सामाजिक आर्थिक कारण भी थे। सामाजिक रूप से अंग्रेज अपने आप को सबसे श्रेष्ठ मानते थे। वे भारतीयों को काला और सुअर की संज्ञा देते थे। ऊंची सेवाओं में भारतीयों को लिया नहीं जाता था। 1833 के एक्ट में यह विश्वास दिलाया गया था कि हमारी प्रजा किसी भी रूप में रंग जाति कि क्यों ना हो समानता का व्यवहार सबके साथ किया जाएगा, किंतु ऐसा लागू नहीं किया गया। यानी कि वो लोग कथनी में ज्यादा और करनी में कम पड़ गए। अब आगे देखिए टी आर होम्स ने क्या लिखा है। लिखा है कि यद्यपि
विदेशी विजेताओं ने भारतीयों पर क्या किए, बहुत से अत्याचार किए, परंतु कोई भी उन्हें इतना निकृष्ट नहीं मानता था जितना कि हम मानते हैं। और सिर्फ तभी उन्हें अपनी सेवा में लगा लेते हैं जब उनके बिना काम न चल सके। यानी कि अगर बोला जाए, भारतीय लोगों को उस टाइम पे काम में तभी लगाया जा सकता था जब कि कोई अंग्रेज अधिकारी या कोई अंग्रेज ब्रिटिश अधिकारी उस कार्य को ना कर पाए। फिर देखिए लिखा है कि महिलाओं का अपमान, धार्मिक महापुरुषों को गालियां देना अंग्रेजों की एक आदत बन गई थी उस टाइम पे। वीडी सावरकर यानी वीर दामोदर सावरकर जो थे, उन्होंने क्या लिखा है कि अंग्रेज पदाधिकारी क्या थे, भारतीय महापुरुषों को गालियां देते थे। आगे लिखा है, ईसाई मिशनरियों का प्रसार तो 1813 के बाद से आहत करने वाला हो गया था। यानी कि बेसिकली बोला जाए कि 1813 के पश्चात ईसाई मिशनरियों का जो प्रसार है वो बहुत जोर जबरदस्ती के साथ भारत में बढ़ने लगा था, जिससे कि क्या होने लगा, बहुत ज्यादा धर्मांतरण उस टाइम पे हो रहा था। फिर लिखा है, जनजातीय क्षेत्रों में प्रलोभन, आलोचना, दबाव सभी का सहारा उस टाइम पे लिया गया था धर्मांतरण के लिए। फिर देखिएगा, जेम्स मिल जो भारतीय धर्मों से नफरत करता था, उसने क्या लिखा है कि हिंदू धर्म बेईमानी, खुदगर्जी, धोखाधड़ी, यौन पापाचार, जाति प्रथा, स्त्रियों की निम्न अवस्था जैसे कुकर्मों का स्रोत है। ईसाई मिशनरियों का प्रचार सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेता था, किंतु गिरफ्तारियां किसकी होती थी, भारतीय लोगों की होती थी, इंडियंस की होती थी। आगे देखिए लिखा है, 1848 के आसपास ऐसा ही दंगा मद्रास में हुआ। 1850 में अंग्रेजों ने क्या किया, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम पारित करके नियम 21 के तहत कह दिया कि पुत्र द्वारा धर्म परिवर्तन किए जाने पर पिता क्या करेगा, उसे संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। यानी कि पहले ऐसा होता था कि अगर कोई ईसाई धर्म में क्या करता था, धर्मांतरण करवा लेता था, तो पिता उसे क्या करते थे, अपने बेसिकली बोला जाए तो संपत्ति के अधिकार से वंचित कर देते थे। लेकिन बाद में ऐसा ब्रिटिशर्स ने ही रूल निकाल दिया कि अगर कोई भी पुत्र जो है वो धर्मांतरण करता है अपनी मर्जी से, तो पिता उसे उसके लिए क्या नहीं कर सकता, संपत्ति के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ऐसा अंग्रेजों ने अपने बेसिकली फायदे के लिए किया था, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या हो जाए, अपना धर्म परिवर्तित कर लें। उसके बाद देखिए, 1857 के विद्रोह के पूर्व अंग्रेज पदाधिकारियों के भाषण उनके धर्मांधता को दर्शाते हैं। जैसे मेजर एडवर्ड ने क्या कहा था, उसने कहा कि भारत पर हमारे अधिकार का अंतिम उद्देश्य जो है वो उसे ईसाई बनाना है। सोचिए, इन लोगों ने क्या कर लिया, डायरेक्टली ये चीज लिख दिया। ठीक है, याद रखिएगा, और ये सारे जो स्टेटमेंट है वो आप अपने आंसर्स में डालेंगे तो आपका आंसर जो है वो ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है, ऑथेंटिक लगेगा। फिर देखिए, मैंगल्स ने क्या बोला, उसने बोला कि देव योग से यानी बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, देव योग से भारत जैसा विस्तृत साम्राज्य हमें मिला है। प्रत्येक अंग्रेज को भारत को ईसाई बनाने में जुट जाना चाहिए। लॉर्ड सेलिसबरी ने कहा था कि भारत को ईसाई बनाने में असमर्थता ही इस विद्रोह का कारण है। यानी कि अगर हम भारत के सभी लोगों को ईसाई बना देते तो ऐसा हो सकता था कि 1857 का विद्रोह नहीं होता। ऐसा कौन कह रहे हैं, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड सेलिसबरी का कहना है। देखिए आगे वे कहते हैं, सर सैयद कहते हैं कि ऐसा लगता था कि अंग्रेज सरकार ने अपने खर्चे पर ईसाई मिशनरी नियुक्त कर रखे हैं जो सरकार के अधीन विभागों में धर्म प्रचार का काम करते थे। जेलों में सवर्ण कैदियों का खाना जानबूझकर दलित कैदियों से बनवाया जाता था ताकि वे स्वयं को धर्मभ्रष्ट समझने लगे। आगे देखिए लिखा है कि सेना में आया हुआ असंतोष भी क्या हुआ, इन्हीं कारणों से उत्पन्न होने लगा। 1806 में वेल्लोर में जब विलियम बेंटिक वहां का गवर्नर था तो उसने क्या किया, माथे पर छापा तिलक लगाने और जातीय पगड़ी पहनने की मनाही कर दी। यानी कि बेसिकली क्या था, वहां जितने लोग थे वो लोग तिलक नहीं लगा सकते थे और माथे पर एक तरीके से बोलते हैं पगड़ी नहीं पहन सकते थे। वर्ष 1820 में क्या हुआ, उस टाइम पे अंग्रेज सेना में उत्तर भारतीय ऊंची जातियों के विशेषाधिकार को बनाए हुए थे। तो 1820 के बाद से इसमें क्या करने लगे, वो लोग कटौती करने लगे, उनके अधिकारों में, विशेषाधिकारों में क्या करने लगे, कटौती करने लगे। इसी को लेकर असंतुष्टि उन लोगों में फैलने लगी और धीरे धीरे जो है वो 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि क्या होने लगी, तैयार होने लगी। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर आप लोग क्लास को बहुत ध्यान से सुनते होंगे तो आप लोगों को 50% जो चीजें हैं वो क्लास में ही याद हो जाती होंगी। बाकी आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलिए, बाद में रिवीजन के काम आएगा। एक ही बात मैं बार बार कह रही हूँ, बाद में आपको ऐसा ना लगे कि मैम सही कह रही थी और हम लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। आइए आगे देखते हैं। देखिए लिखा है, वर्ष 1824 में 47 बेसिकली 47th NI को बर्मा भेजा जा रहा था, लेकिन
उन्हें ही क्या करना है, उचित भत्ता उस टाइम पे वो लोग नहीं प्रदान किए, जिससे कि उनके मन में भी क्या आने लगा, असंतुष्टि आ गया। फिर देखिए लिखा है 1825 में असम तोपखाने में विद्रोह कर दिया गया। फिर देखिए लिखा है चार्ल्स नेपियर ने भारतीय सिपाहियों को उच्च जाति भाड़े के सैनिक कहकर असंतोष उत्पन्न कर दिया। यानी चार्ल्स नेपियर ने जो भारतीय सिपाही थे उनको कह दिया कि वो एक तरीके से उच्च भाड़े के सैनिक मात्र है। फिर देखिए 1854 में क्या हुआ कि सैनिकों को मिलने वाली जो निशुल्क डाक सेवा है वह भी समाप्त कर दी गई। 1856 में कैनिंग की सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम यानी कि जनरल सर्विस इनलिस्टमेंट एक्ट जो था वह पारित करके बंगाल सेवा के लिए यह प्रावधान कर दिया कि उन्हें जहां आवश्यकता होगी वे समुद्र पार जाकर सेवाएं देंगे। किसके लिए ऐसा कर दिया उन लोगों ने, भारतीय सिपाहियों के लिए, कि भारतीय सिपाहियों की हमें जहां पे भी आवश्यकता होगी हम उनको किसी भी जगह पर भेजेंगे तो क्या होगा, उन्हें जाना पड़ेगा। यह बेसिकली क्या था, उनके ऊपर एक भारतीय सिपाही के ऊपर एक अत्याचार के रूप में सामने आया। अब देखिए आगे क्या लिखा है कि 1856 में पुरानी ब्राउन बेस बंदूक की जगह नई एनफील्ड राइफल प्रयोग में लाई गई, जिसका की जो प्रशिक्षण है वो दमदम, अंबाला, सियालकोट में दिया जाना था। मंगल पांडे जो कि लगभग 34वीं एनआई के सिपाही थे को दमदम में ही चर्बी वाले कारतूसों की जानकारी प्राप्त हुई। चर्बी वाले कारतूसों को लेकर आगरा, इलाहाबाद, अंबाला जैसे क्षेत्रों में जनवरी 1857 में विद्रोह होने लगा कि हम लोग चर्बी वाले कारतूस जो है वो नहीं यूज करेंगे। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि जो भारतीय सिपाही है उनका धर्म जो है वह भ्रष्ट हो जाए, तो उसके लिए उन्होंने क्या कर दिया, सुअर लगे हुए कारतूसों को प्रयोग में लाने को कहा। तो इसके विरुद्ध भी क्या होने लगा, विद्रोह होने लगा। यानी कि यह भी एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने कि 1857 के विद्रोह की पृष्ठभूमि को तैयार कर दिया। आगे देखिए आगे लिखा है बैरकपुर में फरवरी 1857 19वीं एनआई ने चर्बी वाले कारतूसों पर ही विद्रोह किया था। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूसों के आधार पर अपने ट्रेनर बाग पर गोली चला दी। लेफ्टिनेंट हियर से मारा गया और 18 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल जो है वो मेजर जवाहर तिवारी ने किया था। याद रखिएगा कई बार ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये यूपी पीसीएस में पूछा गया है, ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कि मंगल पांडे का जो बेसिकली कोर्ट मार्शल था वो मेजर जवाहर तिवारी ने किया था। देखिए 1857 के विद्रोह के पहले भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का जो परसेंट था वो कितना था, तो बीएल ग्रोवर कहते हैं कि 6:1 था। बिपिन चंद्रा के बुक में मिलेगा 6:1 था। आरएल शुक्ल में 7:1 और बेसिकली गैजेट या ब्रिटिश वाले में है 5:1। जनरली हर जगह पे सही आंसर के रूप में 5:1 का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में। जैसे देखिए लिखा है 1857 का स्वरूप या प्रकृति। तो देखिए सबसे पहले जो लॉरेंस है और सीले, इसने बोला कि 1857 का जो विद्रोह है एक सैनिक विद्रोह है। इन दोनों ने ये चीज बोला था। टीआर होम्स ने बोला कि सभ्यता और बर्बरता का युद्ध है। यानी कि टीआर होम्स कहते हैं कि 1857 का जो युद्ध था वह बेसिकली क्या था, सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था। फिर है ईएलआर रीस कहते हैं कि धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध यह एक युद्ध था। आउटरम एवं टेलर का कहना है कि 1857 का जो विद्रोह है वो हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र था। फिर है विनायक दामोदर सावरकर कहते हैं कि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम था। फिर है शशि भूषण चौधरी कहते हैं कि यह विद्रोह जो है वो दो तरीकों से था, एक सैनिक और दूसरा असैनिक, और दोनों किसके लिए लड़ रहे थे, स्वाधीनता संग्राम के लिए लड़ रहे थे। तो यानी कि सारे विद्वानों का क्या है वो अलग अलग स्टेटमेंट है, सिर्फ एक बार पढ़ लेंगे ताकि आप लोगों को याद रहे। देखिए आगे और भी है। सुरेंद्र नाथ सेन का कहना था, जो कि एक सरकारी इतिहासकार थे उस टाइम पे, कि 1857 का विद्रोह जो है एक स्वाधीनता संग्राम है। फिर है आरसी मजूमदार का कहना है कि यह न तो राष्ट्रीय न ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम था। ऐसा आरसी मजूमदार कहते हैं और ये वाला स्टेटमेंट जो है वो कई बार पीसीएस वाले एग्जाम में पूछा भी गया है। और ये बात जो है आरसी मजूमदार ने अपने एक बुक स्पॉय म्यूटिनी एंड रिवॉल्ट ऑफ 1857 में लिखा है। फिर है सीए बेली का कहना है, जो कि एक इतिहासकार थे उस टाइम पे, यह विद्रोह एक विद्रोह न था, अनेकों विद्रोह थे। उसके पश्चात देखिए
बेंजामिन डिज़रेली ने बोला कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है। 1857 का विद्रोह क्या है? राष्ट्रीय विद्रोह है। कार्ल मार्क्स का कथन था न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून वाले बुक में कि वो आदमी जिसे मात्र एक सैनिक विद्रोह समझता है वो वास्तव में एक राष्ट्रीय क्रांति है। मेडकॉफ के अनुसार 1857 का गदर सिपाहियों के गदर से कहीं अधिक था तथा राष्ट्रीय विद्रोह से कहीं कम था। फिर उसके बाद देखिए सर सैयद अहमद एवं दुर्गादास बंदोपाध्याय यह जो है 1857 के विद्रोह को एक सैनिक विद्रोह मानते हैं। आगे देखिए 1857 के विद्रोह पर लिखने वाले साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने इसे भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से देखने की बात कही है। उनके अनुसार ये सैनिक विद्रोह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध जो है एक हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र के रूप में सामने आता है। इसमें बेसिकली सभ्यता की बर्बरता की लड़ाई हुई थी, किंतु ये सभी मत क्या है? एकाकी है। मतलब कि बोल सकते हैं कि सबका मत जो है एकाकी के रूप में सामने आता है, क्योंकि सबके जो मत है वो डिफरेंट है, भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। और ये सभी किस पर आधारित है? पूर्वाग्रही दृष्टिकोणों पर आधारित है। न तो यह विद्रोह सिर्फ सैनिकों तक सीमित रहा, न इस विद्रोह में कोई षड्यंत्र था, न तो सारे काले एक और थे, बल्कि ये काले लोगों का विद्रोह था जिसे काले और गोरों ने मिलकर दबा दिया था। देखिए इस टाइम पे क्या हुआ कि इस विद्रोह में कुछ घटनाओं को लेकर भारतीयों को बर्बर सिद्ध करने का प्रयास साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने किया। दिल्ली में जॉन निकलसन, लेफ्टिनेंट हडसन, कानपुर लखनऊ में कैप्टन नील ने भारतीयों में अत्याचार करके बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। इस विद्रोह से जितना त्रस्त हिंदू थे उतना ही मुसलमान भी थे। विद्रोह के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों ने आपस में एकता दर्शाने के लिए दिल्ली और बिहार में कुरान और गीता का पाठ साथ साथ किया। विद्रोह का कारण सिर्फ चर्बी वाले कारतूस नहीं थे, क्योंकि इन कारतूसों को विद्रोहियों ने विद्रोह के दौरान दोबारा दांतों से काटा था, या फिर इस बार उनका जो है वो धर्म बीच में नहीं आया था। लेकिन स्पष्ट है कि चर्बी वाले कारतूस एकमात्र कारण नहीं थे। कारण हो सकते हैं पर एकमात्र कारण नहीं थे, यहाँ पर यह कहना चाहता है। फिर है एचिंसन के शब्दों में ये सच न लगने वाली चर्बी वाले कारतूसों की अफवाह उस बारूद पर गिरी जो अंग्रेज राज्य के पिछले 100 वर्षों में एकत्रित हुआ था। यानी कि कहा जा सकता है कि बोल सकते हैं बेसिकली कि 100 वर्षों में जो कुशासन हुआ था उस पर क्या हो गया, बोल सकते हैं कि एक चिंगारी लग गई। ये चर्बी वाले कारतूस की जो घटना है इसने एक चिंगारी का काम किया, जो कि 100 वर्ष से जो वो बारूद इकट्ठा हो रही थी कुशासन की बारूद, उस पर जाकर एक चिंगारी लग गई, जिससे कि ये क्या हो गया, बॉम्ब की तरह फट गया। ठीक है, अब आगे देखिए लिखा है विद्रोह का मूल्यांकन करने वाले इतिहासकारों ने इसे सुनियोजित भी बताया है। दिल्ली के लाल किले की गुप्त बैठक जिसमें मुगल सम्राट नाना साहब, हजरत महल के सहयोगी अली नकी इत्यादि शामिल हुए हैं। विद्रोह की तिथि 31 मई को निर्धारित हुई। नाना साहब पेशवा चुने गए, मुगल सम्राट शाहनशाह, किंतु विद्रोह गलती से 10 मई को ही हो गया। ये सब बातें अंग्रेज खुद मुगल सम्राट पर चले मुकदमे में सिद्ध नहीं कर पाए। चपाती पर रखकर कमल का इन लोगों ने फूल बांटा जाना किसी निर्धारित घटना को सिद्ध नहीं करता। इस विद्रोह से मुगल सम्राट को उतना ही आश्चर्य हुआ था जितना कि अंग्रेजों को हुआ था। यानी वो लोगों ने बेसिकली क्या नहीं किया था, एक्सपेक्ट ऐसा कुछ नहीं किया था कि ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो यह उनके लिए क्या था, काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था। आगे जो है डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने इस विद्रोह का मूल्यांकन करते हुए इसे न तो राष्ट्रीय और न ही प्रथम स्वाधीनता संग्राम माना है। उनके अनुसार 1857 में भारत एक राष्ट्र नहीं था। मुगल सम्राट जो एक बूढ़ा बेकार सा व्यक्ति था, राष्ट्रीय नेता बनने का स्वप्न नहीं ले सकता था। आगे देखिए लिखा है कि विद्रोहियों में कोई भी राष्ट्रवाद से परिचालित नहीं था। हजरत महल अवध के विलय से नाराज थी। नाना साहब पेंशन नहीं मिलने से, कुंवर साहब जमीन छीने जाने से नाराज थे। सिपाहियों के आचरण में भी राष्ट्रवादिता नहीं थी। दिल्ली और इलाहाबाद में सिपाहियों ने भारतीयों को लूट लिया था और तब तक लड़ने से इनकार कर दिया था जब तक कि वेतन ना मिल जाए। यानी कहीं ना कहीं इनकी आपसी दिक्कतें भी बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, जिसे सुलझाने में वे लोग लगे थे। यही कारण है कि वह कह रहे हैं कि यह युद्ध जो है एक स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि उस टाइम पे सारे जो बड़े बड़े लोग थे वह अपने ही प्रॉब्लम्स में क्या थे, उलझे हुए थे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा।
फिर देखिए मजूमदार प्रश्न करते हैं कि अगर ये मात्र अंग्रेजों के विरुद्ध होने के कारण स्वाधीनता संग्राम कहा जाता है, तो अंग्रेजों के विरुद्ध जितने भी विद्रोह हुए इसके पूर्व, क्या वो सभी भी स्वतंत्रता स्वाधीनता संग्राम थे? ये क्वेश्चन कौन कर रहा है बताइए? आरसी मजूमदार कर रहे हैं। समझने के लिए जो है मैं आपको इस तरीके से पढ़ा रही हूँ। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और कहानी की तरह सारी जो स्टोरी है वो याद हो रही होगी। फिर देखिए मजूमदार के अनुसार जिस प्रकार से जूलियस सीजर जिंदा के स्थान पर मरा हुआ अधिक शक्तिशाली था, यही बात 1857 के विद्रोह के विषय में भी कही जा सकती है कि बाद में ये बलशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती का जो है एक प्रतीक बन गया था। आगे देखिए मजूमदार के विपक्ष में तर्क तो राष्ट्रवाद एक अमूर्त अवधारणा है। ये भारतीयों के मन मस्तिष्क में किस समय आ गई, इसके लिए कोई समय सीमा रेखा निर्धारित नहीं की जा सकती। 1857 में भारत एक राष्ट्र था या नहीं, इसके बावजूद ये अवश्य कहा जा सकता है कि भले ही विद्रोही अपने निजी हितों से प्रभावित रहे हो, ठीक है, यानी सबके अपने अपने उस टाइम पे प्रॉब्लम्स थे, तो सबके कुछ ना कुछ निजी हित थे, लेकिन विद्रोह के दौरान उनका जो आचरण है एक राष्ट्रवादी नेता की ही भांति था। पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं चला जहां लोगों ने अपने हित ना साधे हो। 1857 भी इसका अपवाद नहीं था, यानी 1857 के विद्रोह में सभी लोगों ने अपने अपने हितों को साधने की पूरी कोशिश की थी। विद्रोह के दौरान क्या होता है कि कई ऐसी घटनाएं भी तो घटती है जहां विद्रोहियों में राष्ट्रवाद जो है वो क्या होने लगा, दिखाई देने लगा। जैसे कि दिल्ली बिहार में कुरान गीता का पाठ जो है वो साथ साथ किया जाने लगा। ग्वालियर पहुंचने पर सिंधिया की सेना के द्वारा रानी लक्ष्मीबाई का समर्थन किया गया। इसी प्रकार लगभग प्रत्येक क्षेत्र में विद्रोही सिर्फ अंग्रेजों को बाहर निकालने की भावना से परिचालित हुए थे। ये हम लोग आरसी मजूमदार के विरुद्ध तर्क पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं हर आंसर के दो पक्ष पता होने चाहिए, पक्ष भी और विपक्ष भी। आगे देखिए लिखा है निश्चित रूप से ये चेतना भी राष्ट्रवाद की थी। यदि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के विरुद्ध इसके पूर्व कोई भी ऐसा विद्रोह जो है वो अंग्रेजों के विरुद्ध कोई भी ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था जो इतने बड़े क्षेत्र में क्या होने लगा, एक साथ भिन्न भिन्न जनता के लोगों के द्वारा संचालित किया गया हो। यदि इसमें मुट्ठी भर मध्यम वर्ग के लोग शामिल नहीं हुए तो इससे विद्रोह के स्वरूप पर कोई अंतर नहीं पड़ता, यानी मध्यम वर्ग के ज्यादा लोग इसमें शामिल नहीं हुए थे। हिंदू पैट्रियार्ट की वो टिप्पणी इसके लिए काफी होगी जिसमें लिखा था कि हो सकता है कि ये भक्ति दिल के बजाय दिमाग से उपजी हो। आप लोग इसे नोट डाउन कर लेंगे कि हो सकता है कि ये जो भक्ति हुई थी वह दिल के बजाय दिमाग से उपजी हो। निश्चित रूप से विद्रोहियों के आचरण को देखते हुए इसे राष्ट्रवाद या आद्य राष्ट्रवाद की शुरुआत कहा जा सकता है। बिहार के कुंवर साहब के द्वारा विद्रोह की मशाल को आजमगढ़ तक लाना, मुगल सम्राट के द्वारा पत्र लिखकर पूरे भारत के राजा महाराजाओं को इसमें शामिल होने के लिए कहना तथा हजरत महल, अली नकी, मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे जैसे सरदारों के योगदान को क्षेत्रीय नहीं कहा जा सकता, यानी कि इसका जो प्रसार था वो एक तरीके से भारत के एक बड़े से भूभाग में हुआ था। देखिए लिखा है मौलवी अहमदुल्ला की प्रशंसा करते हुए टी.आर. होम्स ने लिखा है कि एक सैनिक जो अपने देश पर जीता मरता हो यदि विद्रोही है तो निस्संदेह मौलवी अहमदुल्ला विद्रोही है। आगे देखिए निष्कर्षतः क्या कहा जा सकता है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध असंतुष्टियों के सभी स्वर समाहित थे, जिसे सीए बेली ने अनेकों विद्रोह कहा है। 1857 के बाद अंग्रेजों के सुधार भी यही इंगित करते हैं कि विद्रोह प्रत्येक क्षेत्र प्रत्येक वर्ग से संबंधित था, अपने स्वरूप में क्रांति था जिसने कि तत्कालिक के बजाय दीर्घकालिक रूप में अपने लक्ष्यों को प्राप्त किया। यानी कि 1857 का जो विद्रोह था उसके जो परिणाम है वो तत्कालिक रूप से प्राप्त हो सकते हैं, ना हुए हो, लेकिन कहीं ना कहीं दीर्घकालिक रूप से इसके लक्ष्य जो है वो प्राप्त हुए। अब देखिए 1857 के बाद क्या क्या इंपॉर्टेंट परिवर्तन हुए ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।